हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है, तो पेपर 2 के सॉल्यूशंस तो मैंने प्रोवाइड करा दिए थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर पेपर 1 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च की क्लासेस नहीं देखी हैं जहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके सोल्यूशन जो डिस्कस किए हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स में हमने सारे क्वेश्चंस वहाँ पर कवर किए हैं। तो उनकी क्लासेस को आप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो आपका पेपर हुआ है उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 1 बे, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस एक ही बार में आपको यहाँ पर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके पार्ट वाइज वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो पार्ट वाइज का मतलब है यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर आज हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, जिससे क्या हो कम टाइम में आपको अच्छे से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी समझ में आए। अगर हम एक ही बार में सारे क्वेश्चन करा देंगे तो थोड़ा वीडियो भी लेंदी हो जाएगी और आपको भी थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन या डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। एक ही बार में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा माइंड भी इधर उधर हो जाता है कि अभी कॉम्प्लेक्स का चल रहा था क्वेश्चन, फिर मैट्रिक्स स्पेस का आ गया, फिर से कॉम्प्लेक्स आ गया, तो ज़्यादा यहाँ पर हौच पौच ना हो, इसलिए मैं क्या करूँगा 20 क्वेश्चंस के सोल्यूशन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 1 वीडियो होने वाली है, और तो पार्ट नंबर 1 की क्लास में हम यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है क्वेश्चन पेपर का। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर टेलीग्राम चला रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काईवे लर्निंग हब के नाम से, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अदरवाइज अगर आप लोग टेलीग्राम का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सअप चैनल भी हमारा बना है, व्हाट्सअप चैनल पे जाकर के आप ज्वाइन होकर के आप सारे PDF जो भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, सारी क्लासेस के लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और जो भी मैं यहाँ पर रिसेंट अपडेट दूंगा वो व्हाट्सअप चैनल पर भी मिलेगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी, तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइडा b के फॉर्म में दे रखा है, जहाँ पर a रियल नंबर होता है, b हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। अब जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पोलर फॉर्म क्या होता है, z = r⁴ ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब थीटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थीटा निकालने से पहले हम अल्फ़ा निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ा होता है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं 4, तो चारों कोऑर्डिनेट में अल्फ़ा की वैल्यूज़ यहाँ पर जैसे हमने कोई अल्फ़ा निकाला तो थीटा की वैल्यू चारों कोऑर्डिनेट में अलग अलग होती है। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फ़ा होता है, उसके नीचे जस्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट में -α हो जाता है थीटा। ठीक है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में π - α होता है थीटा की वैल्यू, और उसके नीचे जो जस्ट थर्ड कोऑर्डिनेट होता है उसके नीचे माइनस का साइन π - α, ये थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहले अल्फ़ा निकालिए, फिर थीटा निकालिए, आर की वैल्यू निकालिए। r = क्या होता है, √a² + b²। ठीक है, जब r और थीटा निकाल लेंगे इसके बाद जो सोल्यूशन निकल के आएगा, सोल्यूशन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आने वाला है 5√2 e⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू 5√2 है और थीटा की वैल्यू 3π/4 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन आर्गुमेंट z - आर्गुमेंट -z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आर्गुमेंट z - आर्गुमेंट -z की वैल्यू क्या होगी, एक बार आर्गुमेंट पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार आर्गुमेंट निगेटिव ले लीजिए। ठीक है, z पॉजिटिव, एक बार z निगेटिव, 2 केसेस बनेंगे। सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दोनों केसेस में जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन जो निकल के आएगी +-π आंसर आएगा, एक बार +π आएगा, एक बार -π आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ली जाए, इफ़ w = fz इज एनालिटिक फंक्शन। हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ z दे रखा है, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एंड z कंजुगेट इज कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, देन del f/del
डेल जेड कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर जेड कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में जब आप निकालेंगे, चैन रूल लगाएंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन हमारा एफ जेड के टर्म में दे रखा है डब्ल्यू के वैल्यू, और ये किसके टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पूछ रहा है, जेड कॉन्जुगेट। तो इसके रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे आंसर आएगा हमारा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लिया जाए, फॉर एन एनालिटिक फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशंस प्रोवाइड। तो कॉची रीमान इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास फंक्शन दे रखा है जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, तो अगर वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो एनालिटिक होने के लिए क्या कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना नेसेसरी कंडीशन है, या सफिशिएंट है, या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन। तो जब आप बुक के अंदर पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको क्लासेस में पढ़ाया भी होगा, प्रोफेसर्स ने कॉलेज में भी पढ़ाया होगा कि हमारे पास जो भी एक फंक्शन दे रखा है उसको एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई कर जाए सीआर इक्वेशन, क्या 100% हम कह सकते हैं ये एनालिटिक होगा? नहीं कह सकते। कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए होंगे जहाँ पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन हमारे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये सफिशिएंट कंडीशन होती है। ये नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? आपके पास जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव ux, vx, uy, vy होते हैं ये कंटिन्यूस होने चाहिए, साथ ही साथ ये जो फंक्शन आपका है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तभी उस केस में हमारे पास ये जो सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, साथ ही साथ सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेंगी, तभी हमारे पास कोई भी फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कराना एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ली जाए, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन द एंगल बिटवीन यू एंड u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए जब भी u की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, v की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, u भी क्या हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपके पास जो भी w इज इक्वल टू एफ जेड टाइप से दे रखा है जहाँ पर u प्लस आइटा भी आता है, u हमारे पास क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, v भी हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, u हमारे पास रियल पार्ट होता है, v हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर u और v की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रही है तब इस केस में जो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एक हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा। जब 90 डिग्री एंगल होगा यानी कि दोनों हमारे पास यू वी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस केस में जो एंगल आएगा दोनों के बीच में वो आएगा π/2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, इफ रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज कॉन्स्टेंट। तो ये एक हमारे पास थ्योरम होती है, ये आपको बुक के अंदर सोल्यूशन भी इसका मिल जाएगा कि अगर हमारे पास यू अगर क्या है एक कांस्टेंट है तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे वो भी 0 आएगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे वो भी 0 आएगा। अब ये एनालिटिक है तो डेल यू ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल, तो डेल वी ओवर डेल वाई भी 0 हो गया क्योंकि डेल यू ओवर डेल एक्स 0 है। फिर आपको पता होना चाहिए डेल यू ओवर डेल वाई किसके इक्वल होता है, माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स के इक्वल होता है, तो माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि डेल वी ओवर डेल एक्स भी क्या हो गया 0, यानी कि यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई ये सारे के सारे क्या हो गए 0। अब ये सारे के सारे अगर 0 हो गए तो हम जब निकालेंगे इसका एफ डैश जेड, ठीक है, यानी कि जब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव के वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर जब सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 + 0 आइटा 0 तो सिंपली 0 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जब डेरिवेटिव 0 है इसका मतलब क्या है, किसी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तभी उस केस में 0 आता है, यानी कि एफ जेड हमारे पास अगर कांस्टेंट है तभी एफ डैश जेड 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन होगा कि एफ जेड जो फंक्शन है ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जेड इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका सोल्यूशन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, अ फंक्शन एफ जेड इज हार्मोनिक इफ इट सेटिस्फाइज। कोई भी फंक्शन अगर हार्मोनिक है तो वो हमारे पास लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है उसमें लाप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी, यानी कि डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0 डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तब इस केस में हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ जेड क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें, इफ फॉर u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी हैव डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड। अब देखिए u अगर कांस्टेंट है तो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएंगे, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेल
टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसका मतलब हो गया डेल स्क्वायर वी, ठीक है, डेल स्क्वायर यू। अब डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये क्या हो गया, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यू हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ये कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें, इफ एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होता है, तो इसका क्वेश्चन का बहुत अच्छा सा प्रूफ भी है जो आप लोगों ने किया भी होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका सोल्यूशन आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा एग्जाम्पल्स में, वहाँ पर जाकर के आप डिटेल में इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, लाप्लास इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है एफ जेड से डिनोट किया जाता है। तो एफ हमारे पास अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो किस फॉर्म में दिखेगा, तो डेल टू एफ ओवर डेल जेड स्क्वायर होगा प्लस डेल टू एफ ओवर डेल जेड कंजुगेट स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता था एक्स और वाई के टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर जेड और जेड कंजुगेट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल टू एफ इक्वल टू जीरो। इस टाइप से यहाँ पर एक लाप्लास इक्वेशन बन करके आएगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड द फंक्शन डब्ल्यू डिफाइंड बाई जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वी कॉस यू प्लस आई साइन यू सीजेस टू बी एनालिटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डेल डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 1 अपॉन आई जेड आएगा। सोल्यूशन में आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन आई जेड आ रहा है। तो यही बोल रहा है किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड में जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जेड का जेड इज इक्वल टू जब पुट करेंगे इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे जो जो पॉइंट्स निकल के आएंगे उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये जेड इज इक्वल टू जीरो, आई जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जेड इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि जीरो पॉइंट पे हमारे पास ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, इस पे सीज हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटीज भी बोलते हैं। अभी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ा भी होगा सिंगुलरिटीज कितने टाइप की होती हैं। सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जहाँ पर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें, तो व्हाट कैन यू से अबाउट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एटा वाई, इट इज़। अब एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एटा वाई, तो यहाँ पर u की वैल्यू अगर हम बात करें तो एक्स वाई आ रहा है, v की वैल्यू y आ रहा है, ठीक है। तो u हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स वाई आ रहा है, v हमारे पास v इक्वल टू वाई, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन जब एनालिटिक की बात करेंगे तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बाई आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स आएगा, डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। अब कॉची रीमान इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। जब कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी यानी कि ये एनालिटिक नहीं होगा। ये बुक के अंदर क्वेश्चन है और सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। अब ये सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करा रही है, एनालिटिक तो नहीं हुआ लेकिन कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट एनालिटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस। अब कांस्टेंट मॉडुलस कोई भी फंक्शन एनालिटिक वो एक कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ये थ्योरम है, इसका भी प्रूफ बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों ने किया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ़ रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन नंबर 14 में आ गया है। तो यहाँ का आंसर होगा इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें, अ कंजुगेट हार्मोनिक
तो यहाँ पर हार्मोनिक कंजुगेट की बात किया जा रहा है। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब है अगर आपको u दे रखा है तो v हार्मोनिक कंजुगेट होता है, अगर v दे रखा है तो u हार्मोनिक कंजुगेट होता है। सिंपल है, एक दे रखा दूसरा पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। रियल दे रखा तो इमेजिनरी निकाल दो, इमेजिनरी दे रखा है तो रियल निकाल दो, ठीक है। इसका मेथड क्या होता है, मिलने थॉम्सन मेथड से आप इसको निकालते हैं, ठीक है। जब आप मिलने थॉम्सन मेथड लगाएंगे तो इसका जो हार्मोनिक कंजुगेट v आएगा, v की वैल्यू आएगी -c⁻x cos y, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा मिलने थॉम्सन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लिया जाए तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मॉडुलस z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर मॉडुलस के अंदर लिखा है z-1, तो z की वैल्यू x प्लस आइटा वाई होती है, तो यहाँ पर कंबाइन करेंगे x-1 रियल पार्ट हो जाएगा प्लस आइटा वाई इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में लिखा है मॉड z प्लस आइटा, तो यहाँ पर x तो रियल पार्ट हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई आइटा, ये हमारे पास v वाला पार्ट हो जाएगा आइटा के साथ जो लिखा है 1 प्लस बाई। तो दोनों ही केसेस में आप लोगों ने u और v निकाल लिए, LHS में u v, RHS में u v। अब मॉडुलस लगाया तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर LHS में लेके आएंगे और RHS में भी अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर लगा -2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू -x आया। तो y इक्वल टू mx प्लस c आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जहाँ पर m हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ पर y इक्वल टू mx, c की वैल्यू 0 आ रही है यानी कि ये ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। अब यहाँ पर m की वैल्यू -1 आ रही है यानी कि स्लोप होगा -1, तो -1 और ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अ लाइन थ्रू द ओरिजिन विद द स्लोप -1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में हम यहाँ पर डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। 1/r इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an होगा, ठीक है। यहाँ पर जो an की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल, और an प्लस 1 निकालेंगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल स्क्वायर अपॉन 2 और ब्रैकेट में होगा n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी वैल्यू आप जब निकालेंगे तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू आएगा 1/4, r की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 4। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है। करेक्शन में क्या है, समेशन 1/n की पावर n स्क्वायर है, ठीक है। तो ये n स्क्वायर ये क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब आप इसको nth रूट टेस्ट से निकालेंगे तो इसका आंसर जो आएगा e आएगा, ठीक है। nth रूट टेस्ट जब लगाएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, e आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लिया जाए, इफ़ द फंक्शन fz इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी। देखिए कोई भी क्लोज कंटूर सी है तो उस पर जो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं ओवर अ क्लोज कंटूर सी, fz dz की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक 0 होती है। इसका प्रूफ भी दे रखा है, ठीक है। तो आज हम केवल यही 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे के 20 क्वेश्चन, यानी कि 21 से लेकर के 40 नंबर तक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।